Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS flashback third for the NEET 2025 which was held on 20th October 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है that is question number 55. The number of unpaired electrons in the square planar complex PTCN का whole for 2 minus PTCN का whole for 2 माइनस। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे तो साइनाइड है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन 4D एंड 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑल लिगेंड्स आर SFL, सारे लिगेंड SFL होते हैं। तो ये तो साइनाइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। प्लेटिनम प्लस 2 है, तो प्लेटिनम प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 6s0 5d8, पेयरिंग करवा लेगा। 6s0 है, 5d8 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पेयरिंग करवाएगा, एक खाली हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से लिख दिया है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एक भी नहीं बचेगा, 0। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज डायमैग्नेटिक एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स 0, तो इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57। ये चार हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन गिवन है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर गिवन है। Among the following given structures which to a structure represent the cis and trans isomer respectively। देखिए यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से यहाँ पे 2 Cl एडजेसेंट पे है और NN है, इथाइलिन डाइएमीन का फॉर्म है EN, और यहाँ भी NN है, ये भी EN है। ये सिस फॉर्म है, बिल्कुल सही है, सिस ओरिएंटेशन है। तो इसका ट्रांस देख लिया जाए तो देखो यहाँ पे ये ट्रांस है CO, ये ऑक्टाहेड्रल है, N और N है, EN का फॉर्म है, N और N है, EN का फॉर्म है, यहाँ पे Cl ये ट्रांस फॉर्म है। तो A और B तो कर रहा है, ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। इसमें तीनों EN है, तो पहला बात कि इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफर कर गया, ये दोनों से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर है। इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें तीनों के तीनों इथाइलिन डाइएमीन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफर कर गया। तो ये दोनों तो सिस ट्रांस नहीं हो, ये इसका सिस ट्रांस हो नहीं सकता है। और जब तीनों सेम हो जाते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तीनों के तीनों, तो सिस और ट्रांस संभव ही नहीं है, तो इसमें नो सिस और ट्रांस बनेंगे, नो सिस ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस संभव ही नहीं है। तो सिस ट्रांस किस में बनेंगे, सिर्फ A और B में सिस ट्रांस बन रहे हैं, बाकी दोनों में सिस ट्रांस संभव नहीं है। क्योंकि पहला बात क्या, अगर इसमें B और C को देखना चाहे तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर है। A और C को देखा जाए, A और D को देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफर है, नहीं देख सकते हैं। B और C सिंस ऑल आर द सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तीनों के तीनों उसका एक ही ओरिएंटेशन संभव होता है, इसके अलावा दूसरा ओरिएंटेशन बन ही नहीं सकता है, इसका कोई GI नहीं बनेगा, एक ही ओरिएंटेशन संभव है, इसके अलावा और दूसरा GI नहीं बन सकता, इसलिए GI नहीं शो करता है, तो नो सिस एंड ट्रांस। तो आंसर सिर्फ B और C चला जाएगा जो कि सिस और ट्रांस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर 4th सही ऑप्शन है। 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, NiCO4। देखिए अब लोग को लगता है कि NiCO4 में कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें कर लेगा कि पेयरिंग करवा के DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगा, लेकिन Na के ऊपर चार्ज 0 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d8 होता है, 4s2 है 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब इसको पेयरिंग बाय द वे करवा भी लेता है तो इस खाली नहीं है, तो फिर कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग करवा के भी तो DsP2 यूज करेगा, DsP2 होता है तो D खाली करवाएगा पेयरिंग करवा कर, तो S तो खाली है नहीं, फिर उसको इंटरमिक्सिंग में कैसे काम करेगा, क्योंकि हमको तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वैसे ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करवाएगा जो कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है ही नहीं उसके पास। तो इसीलिए जो इसका पावर है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का पावर है, अपना इसको पहले खाली करवाने में यूज करेगा, और एक खाली करवाएगा बन जाएगा 4s, ये पूरा का पूरा 3d10 बन जाएगा, और sp3 3p यूज कर लेगा, कौन सा 3p, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और एक टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
क्रोमियम का देखा जाए CrCO का होल 6, इसमें भी 0 चार्ज है, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता DsP2 वगैरह तो काम करते या sp3d2 तो काम करते, ऐसे को पूछता तो Cr 0 हो जाता, 4s1 3d5 होता, तो फिर से s को खाली करवाना पड़ता, 3d6 बन जाता है, क्योंकि बिना s खाली करवाए इसमें काम नहीं चलता, ये बनता। अब इसमें CO पेयरिंग करवाता 2 ऑर्बिटल को, ये बन जाता अब डायमैग्नेटिक, पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक। इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 संभव है, D2sp3, क्योंकि एक केस को खाली करवाने के बाद भी इसके पास ऑप्शन है कि पेयरिंग करवा के D2sp3 बना सकता है, तो इसलिए। लेकिन ये तो होगा ऑक्टाहेड्रल, उसमें सोचना नहीं, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और PTCl4 विल बी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। बताए थे ना भी कि प्लेटिनम के लिए सारे लिगेंड, देखो PTCN का होल फॉर 2-, अभी इसका डिस्कस किए थे हम लोग, स्क्वायर प्लेनर था, और PTCl4 2- दोनों सेम चीज है, ये बहुत सेम है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, दोनों में अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो मोर स्टेबल होगा, लेकिन बाकी सबका प्रॉपर्टी, लो स्पिन, हाई स्पिन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ सेम होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक, जो भी होगा सब सेम होगा दोनों का, ये प्रॉपर्टी चेंज करने वाला नहीं है, बस स्टेबिलिटी चेंज कर जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, और कुछ नहीं इसमें है। तो इसीलिए दोनों सेम होगा, दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, बोथ आर स्क्वायर प्लेनर, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देख लिया जाए, पहला का टेट्राहेड्रल, फोर्थ, ए का फोर्थ दोनों में है, थर्ड में है, और इसमें भी ठीक है। चलो, इसका ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये तो थर्ड गया है, गलत दिया है, सेकंड होगा, बी का फर्स्ट। सी का भी मिला लिया जाए, सी का ट्रायगोनल थर्ड सही है, और डी का स्क्वायर प्लेनर सेकंड, डी का सेकंड भी सही है, तो इसीलिए 71 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन देखो, CONH3 का होल 6 चार्ज +3 है, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज +3 आएगा। कोबाल्ट +3 के लिए तो ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, तो अमोनिया डोनर कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। कोबाल्ट +3 के लिए इवन ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ तो अमोनिया नाइट्रोजन डोनर है, तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s0 3d6, ये पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग करवा के क्या बन जाएगा, 4s0 है, 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग करवा लेगा, 2 खाली हो गया, S खाली हो गया, और P क्या यूज कर लेगा, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, एंड द मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक, D2sp3 विद डायमैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन इज इनर ऑर्बिटल, D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, 72 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन बोलता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2O का होल 6 Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर, रेंडर मतलब होता है कि कलर को कलरलेस कर देता है, ठीक है। देखो जैसा बहुत अच्छा चीज है, TiH2O का होल 6 है, Cl3 है, जब इसको हीट करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, और इसका कलर वायलेट, Ti+3 का कलर वायलेट होता है, कैसा कलर होता है, वायलेट, और एक कलरलेस बन जाता है। क्यों कलरलेस बनता है, क्योंकि इसमें लिगेंड का लॉस हो गया। और जब एक कलर क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम+3 में DD ट्रांजिशन संभव है, DD ट्रांजिशन संभव, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाता है। लिगेंड के प्रेजेंस में, अगर लिगेंड नहीं रहा, H2O खत्म हो गया, जब लिगेंड रहेगा ही नहीं तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, जब स्प्लिटिंग नहीं होगा तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, जब DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर कलर नहीं शो करेगा, बहुत सिंपल बात है। तो इसलिए जब इसको आप हीट करेंगे तो H2O जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था वो लिगेंड लॉस हो जाता है, लिगेंड लॉस होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ द DD खत्म हो गया, D ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग खत्म, D ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग खत्म, तो DD ट्रांजिशन खत्म, और जब DD ट्रांजिशन खत्म तो नो कलर शो करने की टेंडेंसी इसकी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल सही है कि जब वाटर रिमूव करेंगे हीट करके इसको हम लोग, तो एक कलरलेस हो जाता है, ये सही है। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बिल्कुल इसका रीजन भी सही है। इसका कलरलेस होने का कारण क्या है, क्योंकि जब हीट करेंगे आप तो वाटर लॉस करेगा मतलब लिगेंड लॉस करेगा, और बिना लिगेंड के प्रोसेस में DD का स्प्लिटिंग नहीं करवा सकता, जब स्प्लिटिंग नहीं करवाएगा तो कोई कलर नहीं शो कर सकता है। तो इसका रीजन भी सही है, तो बोथ असर्शन रीजन एंड ट्रू, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्शन।
थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, the coordination entities which are more stable for a strong field ligand as compared to weak field ligand केस आर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मोर स्टेबल हो और वीक फील्ड लिगेंड में कम स्टेबल, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका निगेटिव में ज़्यादा आ रहा हो और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निगेटिव में कम आ रहा हो। तो ये बेसिकली पूछना चाहिए था किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल के लिए। अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करेंगे हम लोग तो पता है आपको कि D0 से लेकर D3 तक सारे के सारे एक ही नेचर के होते हैं, D2sp3, इसमें कोई स्टेबिलिटी का फर्क नहीं पड़ता है। अगर D8 से D10 का बात करेंगे तो सारे के सारे sp3d2 होते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन D4 से D7 तक द कंसेप्ट ऑफ SFL एंड WFL इज एप्लीकेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ SFL एंड WFL इज एप्लीकेबल होता है। तो सिर्फ कहां से कहां तक एप्लीकेबल होता है, D4 टू D7 द कॉन्सेप्ट ऑफ WFL। WFL में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम निकलेगा और D7 में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगा। इस वजह से D4 से D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में CFS ज्यादा निकलेगा, वीक फील्ड में CFS कम निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि पेयरिंग करेगा नहीं पेयरिंग करेगा, स्टेबिलिटी घटेगा बढ़ेगा, ये D4 टू D7 में बात होती है। उसके पहले वाला में सबके सब एक ही नेचर के होते हैं, D2sp3। D8 से D10 में सारे के सारे sp3d2 होते हैं, लिगेंड के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, NiCN4 का होल ट्वाइस NiCl हैव नॉट द सेम शेप एंड द सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर। देख लेते हैं। NiCN का होल 4 2 माइनस Ni+2 है, इसमें Ni+2 में 4s0 3d8 होता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यह पेयरिंग करवाएगा। यहाँ पे पेयरिंग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन NiCl4 का वो केस नहीं रहेगा। NiCl4 2 माइनस Ni+2 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें पेयरिंग नहीं हो सकता। 4s0 है, 3d8 है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √8 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। इसलिए क्या क्या पूछ रहा है, द कॉम्प्लेक्स इतना इतना हैव नॉट द सेम शेप, बिल्कुल सही है। एक स्क्वायर प्लेनर है और एक टेट्राहेड्रल सेम शेप नहीं है। एंड सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी सिमिलर नहीं है ना। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, दिस इज द डायमैग्नेटिक एंड दिस इज द पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम नहीं है, बिल्कुल सही है। बोथ आर स्क्वायर प्लेनर शेप बट NiCl4 इज डायमैग्नेटिक, बट नहीं, ये भी गलत है। बोथ आर स्क्वायर प्लेनर, थोड़े एक स्क्वायर प्लेनर है टेट्राहेड्रल है, तो रीजन भी गलत है इसमें। ठीक है, ये सही है, NiCN4 इज डायमैग्नेटिक, इतना इस पार, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट गलत इसका दे दिया है। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। नहीं, असर्शन बोलता है नॉट द सेम शेप एंड सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, ये भी तो पहला तो सही लग रहा है ना। द कॉम्प्लेक्स इतना एंड इतना हैव नॉट द सेम शेप, बिल्कुल है, एक स्क्वायर प्लेनर है और टेट्राहेड्रल है, सही है। एंड सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम नहीं है, एक इसका डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, तो रीजन सही है और ये फॉल्स है। रीजन इज सॉरी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये दोनों का स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं है, एक का स्क्वायर प्लेनर है, एक का टेट्राहेड्रल है। और NiCN4 डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, दूसरा इसका लाइन सही लिखा लेकिन पहला ही गलत कर दिया, इसलिए रीजन गलत हो गया है, असर्शन सही है। 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एमीन NH3 हो गया, डाइब्रोमाइडो, नहीं सिर्फ ब्रोमाइडो है ना, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N NO2, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम 2, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N और चार्ज इस पे देखो, प्लेटिनम +2 है तो इसका +2 लो, इसका
इसका 2, इसका 0, इसका -1, इसका -1, इसका -1, तो -3 हो जाएगा। 2 - 3 -1, इस पे चार्ज -1 बचाएगा सर। तो चार्ज तो सब पे -1 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन है तो नहीं होगा सर। ये ऑक्सीलेटो दे दिया है, कहाँ से होगा? 4 एमीन दे दिया, भी नहीं होगा। एक प्लेटिनम है, एक अमोनिया क्लोराइड, एक ब्रोमाइड, एक NO2CO। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज। स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। Fe+3 है पहले कॉम्प्लेक्स में, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसमें पेयरिंग होगा। जब पेयरिंग होगा Fe+3 का तो 4s0 होता है, 3d5 हो जाएगा। तो 3d5 में पेयरिंग होगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए Mn का बात करते हैं। MnCn का होल 6, 3-, तो मैग्नीज के ऊपर चार्ज +3 हो जाएगा, 4s0, 3d4 होगा। d5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो d4 में इसमें भी पेयरिंग होगा। लेकिन पेयरिंग होने के बाद हमको d तो 2 ही खाली चाहिए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमको 2 d खाली चाहिए। 1 d पहले से खाली है, एक और पेयरिंग करवा देंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक खाली हो गया, अनपेयर्ड बचेगा, 2 अनपेयर्ड बचेगा, 2 मेरा खाली हो गया डी। अनवांटेड पेयरिंग नहीं करवाना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड जितना मर्जी उतना पेयरिंग करवाते रहे। पेयरिंग करवाने के लिए सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है। जब पेयरिंग करवाएंगे एनर्जी देंगे, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। तो अनवांटेड पेयरिंग नहीं करवाना, अगर जरूरत नहीं तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, छोड़ देंगे। तो हमको बस 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए था, 2 ऑर्बिटल खाली मिल गया, पेयरिंग नहीं करवाएंगे हम लोग। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, 2 अनपेयर्ड, इसका √8, इसका √3 हो जाएगा। कोबाल्ट का देखा जाए COF6 3-, CO+3 है, F- एक वीक फील्ड की तरह काम करेगा यहाँ पे। कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, हेलोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है। तो कोबाल्ट +3 के वीक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s0, 3d6 होगा। d6 में कोई पेयरिंग नहीं हो सकता। जब पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 6, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 है। MnBr4 2-, Mn+2 है, इसके लिए 4s0 होता है, 3d5 होता है। Br- एक वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे कम इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 अभी जस्ट निकालें। Mn2 यहाँ पे देखो 2, इसमें 4 और इसमें 5, ये पहला ही सही है। जो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा पहला एकदम बिल्कुल सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर है यही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अमॉन्ग गिवन कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी शोज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देख लिया जाए। CO+3 है, अमोनिया के स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग 4s0, 3d6, ये पेयरिंग करवाएगा। जैसे ही पेयरिंग हो गया ये लो स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन नहीं बन सकता है, क्योंकि पेयरिंग करवाने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा, इसको पेयरिंग करवाना पड़ेगा, तो इसलिए लो स्पिन होगा। CO3+ है, F- है, वीक फील्ड की तरह काम करेगा, इसमें पेयरिंग नहीं हो सकता है, नो पेयरिंग, इसलिए कैसा काम करेगा? ये पक्का है कि हाई स्पिन की तरह काम करेगा, ये हाई स्पिन होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। NiCl का होल 4 2-, Ni+2 है, 4s0 है, 3d8 है, Ni+2 के लिए वीक फील्ड होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगा, ये भी हाई स्पिन की तरह काम करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NiCN4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, सेम केस है, वीक फील्ड में नो पेयरिंग, इसमें पेयरिंग करवाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए हाई स्पिन कौन कौन है? एक ए हाई स्पिन है और एक ए हाई स्पिन है, दोनों हाई स्पिन है। तो कितने हाई स्पिन वाले हैं? 2, नंबर बताना है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर 2 कॉम्प्लेक्सेस विच आर हाई स्पिन, जिसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं घट रहा। हाई स्पिन का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना घटे बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो 86 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92,
द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज में बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट सेकेंड एनर्जी। देखो सेकेंड वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आयरन है, और सेकेंड एनर्जी पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सेकेंड एनर्जी निकालने के लिए जब कभी भी हायर एनर्जी निकालने के लिए बोले तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, मैग्नीज प्लस और आयरन प्लस, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंपेयर कर लीजिए। बोलो क्या हो जाएगा, 4s1 3d, 4s1 3d3, इसमें क्या हो जाएगा 4s0 3d5, इसमें क्या हो जाएगा 4s1 3d5, इसमें क्या हो जाएगा 4s1 3d6। तो इसका इससे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 3d5 से निकालना है। इस दोनों में इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और दूसरी बात कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालेंगे, मैग्नीज को मैग्नीज +2 में बनाएंगे तो 3d5 इसके बाद बचेगा जो कि फुल हाफ फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में आ जाता है, इसलिए Mn+2 में जाना बहुत जल्दी चाहता है। उसी तरह से Fe+2 Fe+3 में जाना बहुत जल्दी चाहेगा क्योंकि Fe+2 से Fe+3 में जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ पे D5 बचेगा, D5 बचने से हाफ फिल्ड हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें देखो सब में इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 3d से, इसलिए सेकेंड एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा इन सभी में। यहाँ पे जेड इफेक्टिव तो आयरन का ज्यादा है, लेकिन क्रोमियम का D5 वाला जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट पड़ जाता है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। क्रोमियम विल हैव द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन क्रोमियम का बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर इसका आपको वीडियो देखना है तो जाके देखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ाए हैं डीएनए ब्लॉक का, जितने भी ऐसे डिस्प्यूटेड पेयर, इसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड पेयर हम लोग, जैसे इसमें आप निकाल नहीं सकते किसका ज्यादा किसका कम होता है, दिक्कत करता है। इसमें हम बताया है बहुत अच्छा चीज, जाके उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको डीएनएफ का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे हम लोग निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें थोड़ा समझाया हूँ मैं, उसको कोशिश किया हूँ समझाने का, बहुत अच्छा चीज होता है वो। इसे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इसमें क्रोमियम प्लस है, आयरन प्लस, ठीक है, इसमें D5 से निकालना है, इसमें D4s1 से निकालना है, लेकिन जेड इफेक्टिव तो इसका ज्यादा है, लेकिन जेड इफेक्टिव कब डोमिनेट करेगा कब डोमिनेट नहीं करेगा ये देखना होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल आ रहा है तो फिर वहां पे डोमिनेट नहीं करता है। जैसे अगर बाय द वे एक चीज है, ए से ए प्लस बनाना है इलेक्ट्रॉन निकालकर, अगर ए स्टेबल है अगर ए स्टेबल है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और अगर ए स्टेबल हो रहा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। वहां पे जेड इफेक्टिव, दोनों केस में जेड इफेक्टिव हारता है, जेड इफेक्टिव लूज करता है दोनों केस में। तो देखो यहाँ पे स्टेबल है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो हमको तो स्टेबल है, D5 से निकालना है, इसमें वैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो स्टेबल ज्यादा है तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसका आयनाइजेशन जीत जाएगा। ठीक है, इसलिए क्रोमियम हैज गॉट द सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, H2O मॉलिक्यूल है हायर डायपोल मोमेंट देन CO2। सही है ना, H2O पोलर मॉलिक्यूल है, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसका नेट ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी, इसका भी नेट ऊपर हो जाएगा, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, म्यू इसका नन जीरो हो जाएगा। लेकिन CO2 एक नन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, इसका म्यू जीरो हो जाएगा, तो H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ये सही स्टेटमेंट है। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज शॉर्टर देन N2। O2 और N2 का बॉन्ड लेंथ में अगर बात किया जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सेम पीरियड में होता है तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। लिखा है कि O2 इज शॉर्टर N2 लॉन्गर, ना गलत है, N2 शॉर्टर होगा O2 लॉन्गर होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल और आयंस हैव सेम आइडेंटिकल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा। MOT अगर डायग्राम बनाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बढ़ना है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आने वाला है, उसमें कहाँ चेंज करेगा कुछ भी नहीं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका पक्का कितना आएगा, 3 आएगा, सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5 सबका आएगा। कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, ये हमेशा सही नहीं हो सकता है। जैसे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, लेकिन अगर CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर चेक किया जाए तो इसका 3.5 आ जाता है। तो कहीं कहीं वेरी करता है, इसमें एक्सेप्शन है, CO का एक जैसे एक्सेप्शन आ गया, लेकिन जनरली अगर बात करता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आने का चांस होता है, सही है। ClF3 मॉलिक्यूल हैज ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ClF3 के पास ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है,
इसका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है और शेप विल बी द टी शेप होता है, बेंट टी होता है, ये बेंट टी शेप है। स्ट्रेट टी नहीं, बेंट टी, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है इसलिए बेंट टी हो जाता है, तो गलत है। टी ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है, दिस इज द बेंट टी शेप होते हैं। तो सही कौन कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड, ए एंड सी इज द करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 99। द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से कहां तक है बताओ? 21 से लेकर 30 तक, और कहां से कहां तक? 39 से लेकर 48 तक, और कहां से कहां तक? 57 से लेकर 80 तक, लेकिन 58 से लेकर 71 तक नहीं है, इसको हटा देना है। ये ट्रांजिशन नहीं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देखो तो 37 तो नहीं है, यही गलत हो गया, 37 खत्म हो गया, चलो इसको छोड़ देंगे। 21 है, 25 मैग्नीज है, 42 भी है, 72 बिल्कुल हैफनियम बिल्कुल है, तो यही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सबके सब इनर ट्रांजिशन देख लो, यही इनर ट्रांजिशन की सीरीज है, इसमें 58 से लेकर 71 तो हटा देना है, बाकी सब उसमें है। 9 कहां से आएगा? 9 ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू ही होता है 21 से, तो 9 तो हो ही नहीं सकता है। 21 तो है, 32 नहीं है, 32 पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, पी ब्लॉक का है, जर्मेनियम होता है। 53 भी नहीं है, 69 भी नहीं है, ये भी है। 69 कहाँ पे है? इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, तो 99 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following ligand will not show chelation? Chelation मतलब रिंग फॉर्मेशन, ईडीटी है, ये तो बनाएगा ना, ईडीटी तो रिंग बनाता ही बनाता है। CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, MX प्लस अगर ऐसा है तो बनाएगा। 5 मेंबर का रिंग बनाता है, ठीक है ना, ये 5 मेंबर का रिंग बनाता है, आई बात समझ में? इट विल फॉर्म द 5 मेंबर रिंग, ये भी देगा ऐसे। 5 मेंबर का 5 रिंग बनाता है। अगर इसका ओरिएंटेशन बनाना चाहे तो देखिएगा आप मेरा वीडियो, MX प्लस है ना, मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। CH2 हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये हो गया, एंड CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये हो गया। 5 बनाएगा, 5 रिंग, 5 मेंबर का 5 रिंग बनाएगा, तो ये तो चिलेट बनाएगा सर। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी बनाएगा, ये भी DMG CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, CH3 4 हो गया क्या? 2 1 3 1 4 OH O माइनस, यही होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये दोनों जनरली दोनों एटम की तरह काम करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी करेगा। इथेन 1 2 डाइमीन तो पता ही है। SCN ना, SCN मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, एम्बीडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा जो चिलेशन नहीं बना रहा है वो 4th, तो इसलिए 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।